हाँ तो देखिए क्या है ना कि ये फर्स्ट जो है ना क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द यूनाइटेड नेशन हैज़ नॉट यूजुअली बीन रेशनल आर लॉजिकल आर इवन लीगल बट मेनली पॉलिटिकल इन डीलिंग विद टेररिज्म। कमेंट है। हाँ बताइए क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं, बताइए क्वेश्चन के कितने पार्ट बताइए। क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पहले बस इसका यूनाइटेड नेशन के बारे में बताना है, ठीक। हाँ दूसरा क्या बोलते हैं, इसका एक मेन थीम है जो आतंकवाद से निपटने तर्कसंगत न्याय संगत जो बात बोल रहा है ना। और ये तो यहाँ तो और उसके बाद एक इसका जो मुख्यतः राजनीतिक में विफल रहा है उसका पार्ट है पूछने का। बाकी और कुछ नहीं। बोलिए। 3 पार्ट किया मैंने। बताइए आप बताइए। यही कि पहले उसने पार्ट पूछा है ना कि वन नॉट बीन एबल टू, वो जो दे दिया किस किस पार्ट में वो एबल नहीं है, वो उसको पहले लिख दिया। दूसरे में फिर सेकंड पार्ट में दिया कि पॉलिटिकल इंडीलिंग, टेररिज्म को पॉलिटिकल इंडीलिंग है ना, पॉलिटिकल इंडीलिंग विद टेररिज्म, एक ये पॉइंट। फिर इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक इट्स पॉलिटिकल इंडीलिंग, तो एक उसका पार्ट एक ये बना दिया। तो इसमें क्या लिखेंगे? नॉट लॉजिकल और इसका मतलब इश्यूज लिखना है। इशू अब फिर इसमें क्या लिखेंगे? इसमें कि पॉलिटिकल इंडीलिंग तो पॉलिटिकली कैसे बाइज्ड है, जैसे कि वेस्टर्नाइज्ड है, वो टेररिज्म को डिफाइन नहीं करना चाहता क्योंकि उसके यहाँ आतंकवाद नहीं हुआ है, ये पॉलिटिकल इंडीलिंग। फिर नॉट इन इट्स नॉट ऑलवेज लाइक इट्स पॉलिटिकल, तो वहाँ पे लिख दिया कि ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे कोविड-19 के दौरान जैसे WTO का चाइना के प्रति रुख जो था, एक लिखा नॉट डीलिंग, जैसे पीस कीपिंग का एग्जांपल दिया मैंने, इट्स नॉट पॉलिटिकल ना। जानते क्या है ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली ये पूरा एक ही चीज़ पे थीम पे बात कर रहा है। टेररिज्म। द यूनाइटेड नेशन हैज नॉट यूजुअली बीन रेशनल लॉजिकल इवन लीगल बट मेनली पॉलिटिकल इन डीलिंग विद टेररिज्म। तो मतलब है कि जो है ना अगर आप इसको सेग्रीगेट करेंगे ना कि कौन सा एक्शन उसका पॉलिटिकल है कौन सा लीगल है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप जो है ना इसको एक ही पार्ट बनाइए। अब लिख दीजिए कि देखिए कि द एक्शन टेकन बाय यूनाइटेड नेशंस टू डील विद टेररिज्म हैज़ बीन पॉलिटिकली ड्यू टू सेवरल रीजंस। फिर लिखिए कि कहाँ कहाँ जो है ना क्या क्या एक्शन लिया है वो सब पॉलिटिकल ही रहा है ना। फिर लिखिए लास्ट में कि उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं या फिर इशूज, फिर वे फॉर कंक्लूजन। तो ये थिंक ज़्यादा बेटर होगा। फर्स्ट पार्ट को अलग से लिखने की जरूरत नहीं लेकिन पॉइंट कम पड़ जाएंगे। जो क्या लिखिए बताइए फिर रसल नहीं है इसमें क्या लिखेंगे क्योंकि फिर पॉइंट यहाँ पे रिपीट होगा पॉलिटिकल में मिक्स हो रहा है ना, मिक्स होगा। हाँ तो एक्चुअली क्या है कि मुझे भी यही दिक्कत हुई थी जब मैं इसको पहली बार मिला था ना। तो क्या है ना कि फोरोमाइस जान कैसे कुछ पूछ रहा है ना कि लोग जो है ना थोड़ा डाइवर्ट हो तैयार कर रहा है बेसिकली यूपीएससी मेंस के लिए। ये क्वेश्चन में देखा था ना हम भी थोड़ा देखिए डाइवर्ट हुए थे यार, ऐसा क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? मैं तो यूएन और टेररिज्म को दोनों को इकट्ठा करके फ्रेमिंग करने की कोशिश कर रही थी मैं, हालांकि हुआ नहीं। मैं तो यही लिखूंगा क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य है विश्व में शांति बनाए रखना तथा प्रत्येक राज्य की समृद्धता का सम्मान करना और जब कभी भी कोई बॉडी हो ना सीधे उसका हाँ तो ये तो सिर्फ यूएन। अब मान लीजिए आपका सिर्फ कोई इंट्रो पढ़ेगा तो समझेगा कि यूएन का क्वेश्चन, तब कि क्वेश्चन टेररिज्म का सिर्फ यूएन डिफाइन करेंगे तो नहीं तो कोई बात नहीं ना। आप ऐसा लिंक कीजिए ना कि यूनाइटेड नेशन which has been established in 1945 with the purpose of international peace and stability but its approach to deal with terrorism has been largely driven by political actions। वही मैं कह रही कि यूएन को और टेररिज्म को दोनों को जोड़ के इंट्रो बनाने की ऐसा लिंक कर दीजिए, ये बेस्ट होगा। ये जो सबको बताता हूँ ना भाई ना वो सब जूम लिंक जो पढ़ाते हैं ना वो पढ़ाते हैं ना वो सब भाई वहाँ से लिंक करके फिर देखिए। अब लिखिए कि व्हाई पॉलिटिकल, तो पॉइंट लिखना पड़ेगा। जानते क्या फर्स्ट थिंग बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। हर कंट्री अपना अपना पॉलिटिक्स चलाती है कि मेरी तरफ से ये डेफिनेशन है, मेरी तरफ से ये डेफिनेशन है। तो ये वाह क्या हवा है ना। तो ये है बेसिकली है। सेकंड है ना डिवीजन है भाई P5 में, P2 और P3। रसिया और चाइना एक साथ चले जाते हैं और ये क्या कहते हैं US UK फ्रांस एक तरफ चले जाते हैं। तो ये भी इस हो जाता है, ये पॉलिटिक्स है। फिर रीजनल बायस
ये जो इस्लाम में होता है ना एक्सट्रीमिज्म, जैसे वेस्ट एशिया में होता है, नॉर्थ अफ्रीका में, वहाँ पे जो है ना यूनाइटेड नेशन ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन जो होता है डेवलप कंट्री में ना, जैसे अभी जो न्यूजीलैंड में हुआ था, या फिर जो यहाँ पे हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो हो रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन फोकस ही नहीं कर रहा है। वही ना, मतलब इंटरेस्ट डाइवर्ट, रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है बेसिकली, ये सब लिख सकते हैं। फिर वीक इन्फोर्समेंट, इतनी सारी टेररिज्म से बॉडी बनाई गई है, कोई बॉडी इफेक्टिव है, सब में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो मतलब क्या है मतलब कि पॉलिटिक्स है। तो मतलब क्या आपको ये 3 चैप्टर बताना पड़ेगा कैसे पॉलिटिक्स है बेसिकली। फिर आप बताइए कि बेफाड़ लिखना पड़ेगा, चूंकि देखिए हमने इशू लिखा है तो बेफाड़ में कर दीजिए। सबसे पसंद क्या है, वही क्या लिखे हैं आप इसमें, इशू में नहीं इशू को ही बेफाड़ में आप मिस कर दीजिए ना। 4 पॉइंट आप 4 पॉइंट एनफ, एक पार्ट में 4 पॉइंट एनफ है। अब देखिए इसके बेफाड़ में क्या लिखे हैं, क्या है, जो इशू है वो इसको सोल्यूशन बन जाएगा। यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म पर ला दीजिए, है ना। फिर जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, मतलब कि और कंट्री को ऐड कीजिए ना, इंडिया को ऐड कीजिए भाई, जर्मनी को ऐड कीजिए भाई, जापान को ऐड कीजिए उसमें। ये मैंने एक्चुअली नॉट पॉलिटिकल में ये डाल के रखा है कि यूएन एक्ट एज अ ग्लोबल पार्लियामेंट, ये मैंने हाँ बस हो गया। अब बताइए कंक्लूजन क्या लिखेंगे। यही लिख देंगे जो मैंने इधर नॉट पॉलिटिकल में डील किया है। क्या लिखेंगे, टेररिज्म इज अ ग्लोबल इशू नीड टू एड्रेस ग्लोबली। बस हाँ ये सब लिख सकते हैं कि टेररिज्म जो है ना ग्लोबल इशू है, और उसको जो है उसके लिए क्या चाहिए, ग्लोबल सोल्यूशन चाहिए। केवल एक आदमी से टेररिज्म हैंडल नहीं होगा भाई। 2 लाइन और उसके बाद एक निष्पक्ष कार्रवाई के माध्यम हाँ बस हो गया, टू द पॉइंट बिल्कुल रहना है। आज ये वाला मुझे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। बहुत अच्छा, ऐसे डेली आप डिफाइन किया करिए। सेकंड वाला तो आप भी काफी ना बैकग्राउंड बनाने लगते हैं यार, मैं देखता हूँ वीडियो में। सेकंड वाला, Indian diaspora has an important role to play in African countries, economic and society. Appraise the role of Indian diaspora in Africa in this context. आप इसमें इंट्रो क्या लिख सकते हैं, पार्ट छोड़िए आप। नहीं पहले बताइए पार्ट कितने हैं इसके। इसमें एक देखिए, इसमें 3 ही पार्ट बनेंगे। कौन से? एक जो इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में इंडियन का क्या कंट्रीब्यूशन, तो वो 2 पार्ट हो गया ना, ठीक। और इसका एक मूल्यांकन अगर आप पार्टी बनाए तो अलग बात है, ठीक है। जो मतलब वही बेफॉरवर्ड। फिर एक जो है अफ्रीका, हाँ समझ कॉन्टिनेंट है। इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे बताइए। इंट्रोडक्शन मैं तो ये लिखा हूँ, अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था और समाज में भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। जानते क्या इसमें क्या फोकस कर रहा है वो डायस्पोरा में। तो इट इज़ बेटर टू राइट अबाउट डायस्पोरा। क्या लिख दीजिए कि अफ्रीका में लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा जो है ना इंडियन जो है रह रहे हैं। लेकिन मैंने इसको ये तो कभी डाटा भी पता होना चाहिए कभी, लेकिन आप बोले थे ना पता हो तो इंक्रीजिंग ट्रेंड लिख सकते हैं, तो मैंने ये डाला। मैंने तो देखा था कि भाई क्यों पूछा था ना, उसमें इंट्रो दिया था कि मतलब कि आप जो बता रहे हो ना 3 मिलियन से ज़्यादा लोग, इसको बना शुरुआत कर सकते हैं। सिंपल सी है। अब बताइए कि डायस्पोरा का इम्पोर्टेंस है फर्स्ट इकोनॉमी में, इकोनॉमी एंड सोसाइटी एक ही कितने पार्ट है? नहीं पहले इकोनॉमी में अलग, सोसाइटी में अलग है। देखिए इसका पहले व्यापार और निवेश में कंट्रीब्यूशन है, ठीक। उसके बाद उद्योग और व्यवसाय में है, फिर बुनियादी एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा महाराज, बिना एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं मिलेगा। जानते उसने क्या पढ़ लगाया है, रोल पूछा है, रोल मतलब कि एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। देखिए नहीं तो खोखला लगेगा आंसर ना। देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए इंडिया के लोग क्या है, वहाँ के अफ्रीका के लोग क्या है, अभी अनस्किल्ड है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर इंडिया के लोग वहाँ जा रहे हैं तो स्किल्ड है, तो वहाँ के लोगों को स्किल मिलेगी। जैसे हाँ, जैसे व्हाइट कलर जॉब, डॉक्टर इंजीनियर वहाँ जा रहे हैं, ये लिखा है। स्किल देना, ट्रेनिंग देना। फिर जैसे जो आपने लिखा है ना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जैसे जो इंडिया का जो एग्जिम बैंक है ना, एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, वो जो है ना अफ्रीका में स्टैब्लिश हो चुका है, ये ले सकते हैं। तो जो एक आधार संरचना है उसको भी इंडिया बना रहा है। रेमिटेंस तो आता है, तो इकोनॉमी में हो जाएगा ये। अब देखिए ये तो ये नहीं, लेकिन ये पूछा रेमिटेंस वो अफ्रीका कॉन्टेक्स्ट में बोलना है सब। नहीं तो ये बताइए कि अगर जो लोग वहाँ काम करेंगे तो उनको फायदा नहीं होगा अफ्रीका की इकोनॉमी को, तो वहाँ के लोग वहाँ काम करेंगे। नहीं तो इसे इंडिया को भी फायदा होगा ना अगर रेमिटेंस वहाँ से आएगा। तो ये बोल रहा हूँ मैं, म्यूचुअल बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट आप लिख सकते हैं कि इट विल लीड टू म्यूचुअल बेनिफिट। नहीं दोनों में मिस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है भाई। और अब जो रेमिटेंस व्हिच विल लीड टू म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ है। तो देखिए कोई कंट्री वहाँ क्यों इन्वॉल्व करेगी, कोई हाँ
4 पॉइंट्स बताना कोशिश किया करें, इससे ज़्यादा नहीं है, हाँ, ठीक फिर है? सोशल में क्या लिखेंगे? सोशल लिखेंगे सॉफ्ट डिप्लोमेसी इन अफ्रीका। एक तो क्या जो ह्यूमन सांस्कृतिक- कैपिटल, हाँ, ह्यूमन कैपिटल जो हेल्थ एजुकेशन अच्छा इंप्रूव हो रहा है अफ्रीका सुनिए। का, क्योंकि यहाँ के लोग जा रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर ना। सोसाइटी में जो हमारी सांस्कृतिक है और उनकी जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रही यस, है, हाँ। कल्चरल, अरे क्या है सॉफ्ट पावर, आपको पता है बॉलीवुड मूवी वहाँ देखी जाती है। यस, योगा उसमें एजुकेशन फेस्टिवल, और health होली में लिख दिवाली सकते मनाई हैं। जाती है, होली दिवाली। एजुकेशन में लिख सकते हैं, एजुकेशन और और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है ना आरोग्य सेतु जो है ना ई आरोग्य भारती लॉन्च किया है सामाजिक टेलीमेडिसिन के लिए, सामाजिक टेलीमेडिसिन के सद्भाव। लिए ये सब लिख सकते हैं यहाँ पे सोशल में। हो गया मतलब देखना, मतलब इस यहाँ पे क्या बचला आपको, एग्जाम पे लिखना जरूरी है। लेकिन चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं, चुनौती, हाँ चैलेंजेस? चाइना बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, सांस्कृतिक अंतर है, कल्चरल, हाँ क्या है, सबसे बड़ी जनता दिक्कत क्या है, राजनीतिक इंडिया और सामाजिक इंडिया क्या होता है। है, इंडिया बड़ी बड़ी बातें बोल तो देता है हाँ। पर डिले करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन ये इसके लिए चैलेंज है, तेजी तो चाहिए। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, लाइक ऑफ फंड, लाइक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है ना रीजन हो सकता है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। कंक्लूजन बताइए चलिए। लाइक आप फंड हो गया और क्या बोले थे? इन्वेस्टमेंट, कल्चरल डिफरेंस, वही सब जो लिखे है ना वही है। ये बताइए कंक्लूजन में बताइए क्या लिखेंगे। मैं तो लिख दिया हूँ, बोलूँ? हम्म, अफ्रीका विश्व अर्थव्यवस्था के आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है, इसीलिए निवेश और व्यापार हेतु आर्थिक और का आकर्षण केंद्र और बढ़ेगा, जिसमें यहाँ का जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन। हाँ ठीक है, वही है। मैंने भी लिखा कि बिन बिन सिचुएशन लाएगा दोनों के लिए। ये सब की वर्ड है, बिन बिन सिचुएशन, दोनों के लिए लाभकारी, बिन बिन सिचुएशन। क्योंकि कि हर कंट्री, कोई कंट्री में इन्वेस्ट क्यों करेगा, ऑफ कोर्स बिन बिन सिचुएशन की नहीं करेगा। तो ये लिख सकते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन, कितना टाइम हुआ? पहली देखिए, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स बाय मेजर इकोनॉमी पोज एन एक्सिस्टेंशियल थ्रेट टू WTO फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स डिस्कस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। ये बताइए, ये पूछ रहा है कि जो पूरे देश में प्रोटेक्शनिज्म और जो यूनिलैटरल एक्शन बढ़ रहा है ना, इससे जो WTO का जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है ना वो वायलेट हो रहा है। कैसे बोले? हाँ, तो मतलब उसमें WTO इंडिया का कैसे इंटरेस्ट कैसे इफेक्ट हो रहा है ये भी बताना है। ये बताइए इससे कितने पार्ट हैं? मैंने तो कितने के 4। कौन कौन से? Protectionism के measures, कैसे यूनिलैटरल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, फिर कैसे थ्रेट हो रहा है WTO के फाउंडेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फिर वे फॉरवर्ड। मैं जानते क्या करूँगा इसमें, ये आप पहले- प्रोटेक्शन यूनिलैटरल दोनों इकट्ठा कर देंगे। पहले जानते हाँ दोनों के एक कर दूंगा। वही बात है, वही। पहले मैं ये लिखूंगा कि WTO का प्रिंसिपल क्या है, अच्छा, फिर लिखूंगा इन प्रिंसिपल पे इनका क्या इफेक्ट है एक एक कर, प्रोटेक्शनिज्म और यूनिलैटरल पे, फिर लास्ट में इंडिया का क्या इंटरेस्ट इस पे है, फिर लास्ट में सॉल्यूशंस। और मैंने क्या किया कि जो थ्रेट इन WTO फंडामेंटल मतलब फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, उसके ऑब्जेक्टिव बता के कैसे इंडिया की तरफ से वो थ्रेट है ये मैं डाल दी हूँ। समझ रहे मैं क्या की, उसका हाँ, वो भी ऑब्जेक्टिव ठीक कैसे है। वॉयलेट हो रहा है ये डाला है। हाँ वो भी सही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल क्या डाल के इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन ये लिखा, चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिकल एंगेजमेंट लेड टू इंक्रीज इन प्रोटेक्शनिज्म व्हिच इज जब एन आइडियोलॉजी। जब कभी भी कोई वर्ड आए तो डिफाइन करना है। जब तो वही कोई तो किया भी मैंने। जब 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 कभी भी कोई जो है ना ऑर्गेनाइजेशन आ जाए ना उसके बारे में लिख दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्शनिज्म इज इटसेल्फ अ वर्ड। लेकिन प्रोटेक्शनिज्म सब जानते हैं यार, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है। तो लेकिन प्रोटेक्शनिज्म मेन फोकस है, WTO थोड़ी। प्रोटेक्शनिज्म मेन फोकस नहीं है, WTO का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, ये मेन प्रिंसिपल है। हाँ आप समझे क्वेश्चन को। प्रोटेक्शनिज्म एक जरिया है जिसके थ्रू ये हो रहा है क्या, WTO का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। तो WTO है क्या, इसको आप लिख दीजिए। अच्छा, बात सिंपल सी है कि जब कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन देना तो सीधे उसके नॉलेज लीजिए आँख मूंद के, क्योंकि प्रिंस का नॉलेज यूज कीजिए ना। अब भाई WTO कब बना है? 1995 में। कौन सा ट्रीटी? ट्रीटी का नाम क्या है? माराकेश ट्रीटी। ये प्रिंस से पूछेगा माराकेश ट्रीटी के अंदर बना था, बस हो गया। अब बताइए कि WTO का प्रिंसिपल क्या है? बताइए दो प्रिंसिपल बताइए। ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी, मिनिमाइज टैरिफ, मैक्सिमाइज ट्रेड, ये लिख दिया मैंने। हाँ, Distribution of रूल resources। बेस्ड ट्रेड, हाँ वही है। ठीक ना।
इंटरनेशनल पीस इन ट्रेड। यस ये 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए कि रीजन, व्हाट आर द रीजन फॉर राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म इन द वर्ल्ड। जो लिखा है ना कि राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, तो बढ़ ही क्यों रहा है? एक तो सुपर पावर के बीच टेंशन, चाइना एंड यूएसए। यूएसए का। सेकंड, लेकिन डब्ल्यूटीओ का कहीं ना कहीं झुकाव तो चाइना की तरफ अधिकतर अभी रहता है, क्योंकि देखिए ना कोविड-19 के दौरान उसका निष्पक्ष बहुत ज़्यादा वहाँ का नहीं था। हाँ कह सकते हैं। देखिए बहुत कम दूसरे रह जानते चुका क्या है। रीजन कर सकते हैं कि जो WTO के जो रूल्स रेगुलेशन है ना उसको बाईपास किया जा रहा है। बहुत सारी कंट्री जो है ना यूनिलेटरल टैरिफ लगा रही है भाई। जैसे यूएसए अभी क्या कर रहा है, मनमानी टैरिफ। हाँ, तो ये जो है ना ये रीजन है। अब बताइए कि इनसे कैसे WTO के प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है। बताइए। यही जो हम लोग बोल डाले, बायलैटरल एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, अपने डोमेस्टिक पॉलिसी को प्रमोट करना, मेक इन इससे इंडिया, अंडरमाइन रूल बेस्ड ऑर्डर जो है ना डिस्टर्बेंस हो रहा है। FTA। और वो नेशनल ट्रीटमेंट वायलेट हो रहा है ना। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है उसको अच्छा दे रहे हैं तो वो मतलब कि रिस्पेक्ट है, और जो दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन ये है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यस, ये किसका यूरोपियन यूनियन। हाँ, तो ये PSC प्रीलिम्स से पूछ सकता है। तो यूरोप ये ना, इससे जो है ना कि वो लोग जो है ना डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, Yes, yes. कि बोलते कहाँ तो हम ज़्यादा, इस्लाम पे डिस्क्रिमिनेट कर। हाँ, तो ये सब लिख सकते हैं। अब बताते हैं इसका इंडिया में क्या इफेक्ट है। ध्यान रखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, तो केवल 2-2 पॉइंट लिखने हैं हर पार्ट में। क्या इफेक्ट है? देखिए भाई, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो भाई इससे इंडिया का MSP इफेक्ट होगा। दूसरी चीज़ कि ये जो बड़ी जो बन रहे हैं WTO को बाईपास करने के लिए, जैसे RCEP हो गया, रीजनल कंप्रेहेंसिव पार्टनरशिप, इससे WTO का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, क्योंकि लोग अपने जो है ना रीजनल लेवल में फोकस कर रहे हैं। इससे क्या है कि जो WTO का जो है ना उसको जो है ना लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे। तो इससे क्या है कि इंडिया का इंटरेस्ट भी यही फिट हो रहा है भाई, क्योंकि भाई इंडिया फोर्सफुली जो है ना ज्वाइन होने के लिए एप्लीकेशन हो रहा है। हालांकि इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी एक एप्लीकेशन आया था ना कि ज्वाइन करेगा ना करेगा इंडिया। इंडिया का इंटरेस्ट वॉयलेट हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है? क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, ये तो दिक्कत है। क्या पूछ रहा है? कहाँ है क्वेश्चन? इम्प्रेसिस ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, तो मतलब कि ये जो हो रहा है इससे इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इम्प्रेसिस पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। हिंदी पढ़िए। अरे तो ये है कि इंडिया कैसे थ्रेट कर रहा है WTO उसको, इधर प्रोटेक्शनिज्म कैसे इसको वॉयलेट कर रहा है, ये नहीं है। इंडिया थ्रेट कर रहा है, नहीं इंडिया थ्रेट कर रहा है ये भी लिख सकते हैं, तो और यही इंडिया पे क्या मैंने इफेक्ट लिखा पड़ रहा है है। ये भी लिख सकते ये हैं। पॉइंट लिख सकते हैं कैसे इफेक्ट पड़ा, लेकिन मेन तो तो ये है कि लिख इंडिया दीजिए से ना कि इंडिया interest कैसे सब्सिडी ज़्यादा देता है, उसका भी इम्पैक्ट हाँ, पड़ता तो है, इसलिए तो मैंने है ना। ये ये सब लिखा है। हाँ, लेकिन आपको फिर भी लिखना पड़ेगा ना कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे ये जो आ रही है ना RCEP वगैरह आ गई ना, ये सेकेंडरी चीज पूछा। हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि कहाँ पे है। तो ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जैसे हाँ, इंडिया के इंटरेस्ट कैसे वॉयलेट कर रहा है। कंक्लूजन बताइए, कंक्लूजन बताइए। चलिए कंक्लूजन तो इसका लिखूंगा तो क्वेश्चन मार्क लिख दिया। बात सिंपल सी है कि देयर इज नीड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबल ट्रेड। अब भाई अपना इंटरेस्ट भी देखो, लेकिन ग्लोबल ट्रेड के जो रूल्स है ना उसको भी देखो। आप जो पहले बता रहे थे, आप मुझे धीरे धीरे आकर आप समझ में आ गए कंक्लूजन और कैसे और ड्राफ्ट का करना है। वो आ जाएगा भाई, एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। एक चीज Question number- टाइम देखे कि नहीं आप? क्वेश्चन नंबर 4, Time आप ही देखे लोग नहीं? टाइम लगा रहे हैं। देखिए टाइम नहीं Question लग रहा, number बहुत से टाइम चल रहा है। 3 Critically- क्वेश्चन डिस्कस किए critically- 7 मिनट में। Critically- कितना हो रहा है देख रहे हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन टूवर्ड्स प्रमोटिंग सेफ एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन 7 मिनट से ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, और 3 क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर डिस्कशन हो जाएगा। देखिए ये तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं पता था, क्योंकि किसका? मेरे को ये भी नहीं पता था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ना इसका क्या फोकस है। लेकिन मेरे को एक चीज़ पता था, ये जो है ना ये यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती है, क्योंकि मैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी पकड़ है मेरी, मैं उसको अच्छे से जो है पढ़ के जाता हूँ, मतलब अच्छा मेरी पकड़ है। तो ये जो है ना यूनाइटेड नेशन के अंदर बना है, ठीक है ना, 1957 में बना है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। ये चीज़ मेरे को पता था। अब जो है ना मैंने इसको इंट्रोडक्शन में यही लिख दिया है। अब बेसिकली ये पूछ रहा है कि इसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मिसयूज से बचाने के लिए।
अब बताइए पहला पार्ट क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव बताइए, इसका क्या पॉजिटिव होगा? रूल्स बताने आइए। तो क्या लिखेंगे रूल्स? हमारे जब आप पढ़ के नहीं गए हैं, आप पढ़ के सेफ्टी और नहीं, पीसफुल दिया है तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। तो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखा है, हल्के में ले रहे हैं आप? हाँ बताइए एग्जाम्पल में क्या लिखे आप? एग्जाम्पल मतलब किसी देश का नहीं है, शब्दों का एग्जाम्पल है। नॉन मिलिट्री पर्पस, डिज़ाइन, सेफ्टी असेसमेंट। नॉन मिलिट्री पर्पस भी लिखिए ना, ईरान न्यूक्लियर डील। ये तो मैंने इंट्रो में डाल दिया। नहीं तो रिसेंट केस को आई है इसलिए न्यूज़ में ये डाल दिया मैंने। ये तो गलत किया आप। गलत क्यों? आपको पता होना चाहिए कि ये कंटेंट मेरे को वार्ड डिपार्टमेंट में कम पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए भाई, ये स्किल आपको डेवलप करना है। कम नहीं है, इधर है पूरा। हालांकि उसको लिखा जा सकता था, लेकिन मैंने ये डाल दिया कैसे ये न्यूज़ में है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट आप डिस्कस करिए, इसका इंट्रो बताइए। इंट्रो उसके लिख दीजिए ना, जो बताया मैंने अभी। मैंने क्या बताया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वर्क अंडर यूनाइटेड नेशंस 1957, हेडक्वार्टर भी है ना। बस सिंपल सी कोई भी बॉडी हो, सिंपल सा है। मेरे सर ने अप्रोच बताया है, आंख मूंद के उसके बारे में लिख दीजिए बस, अगर पता है तो। प्रीलिम्स का नॉलेज यूज कीजिए भाई ना, क्यों नहीं यूज कीजिए प्रीलिम्स का नॉलेज का? क्यों दिमाग लगा रहे हैं एक्स्ट्रा? हाँ भाई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस सिंपल सी है। कोई बॉडी अगर दिख गई ना, मैं सिंपल से यही अप्रोच फॉलो करता हूँ। हाँ भाई प्रीलिम्स का भाई नॉलेज यूज़ कीजिए। हाँ फिर इसकी वही बॉडी पार्ट में वही मैंने बचा लिया एग्जाम्पल्स डालने के लिए कि जब ईरान के साथ हो रहा है, जो नॉर्थ कोरिया के साथ हो रहा है। नॉर्थ कोरिया जो है ना यूनिलेटरल जो है ना बलट कर देता है रूल भाई, उसका कुछ नहीं कर पाया ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और बना लिया न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया। तो मैंने सब लिखा एग्जाम्पल में कि कैसे बलट किया जा रहा है इसके रूल को। मतलब इसका जो नेचर है नॉन बाइंडिंग है ना, कोई फॉलो नहीं कर रहा है इसका। ये मतलब कि कौन वायलेट कर रहा है ये देख सकता है, लेकिन उसका एक्शन नहीं ले सकता। दिक्कत है इसमें। टूथलेस टाइगर। हाँ तो ये है, ये सब लिखना है बस सिंपल से। देखिए मैंने लिखा है नॉर्थ कोरिया 2009 में बलट किया था, है ना। ईरान अभी कर रहा है। बेफाड़ में वो लिख दीजिए, है ना, कि इसको बाइंडिंग बनाओ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लाओ, है ना, इम्प्लीमेंटेशन लाओ, यही सब लिखना है। कंक्लूजन बताइए चलिए। लिख दिया इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन टू सेफगार्ड। मैंने लिख दिया भाई, देखिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, ये कैंसर है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। ऐसे में करना पड़ेगा, कैंसर है। इसलिए क्या है ना कि हर नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो भाई चूंकि अगर एक भी कंट्री न्यूक्लियर छोड़ दी भाई ना, तो भाई वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा और पूरी ह्यूमन सोसाइटी है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्योंकि कैंसर है ह्यूमन सोसाइटी के, मैंने ये लिख दिया है। इसको जो है ना हर कंट्री रिस्पॉन्सिबल हो, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसेंटली अडॉप्टेड ग्लोबल, अब देखिए ये भी मेरे को नहीं पता था। द रिसेंटली अडॉप्टेड ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी बाय WHO seeks to enhance preparedness and equity in dealing with future pandemic, highlights its major provision and state the limitations in its current form। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब कोविड-19 के बाद जो है WHO ने जो है एक इनिशिएटिव लिया है, क्या नाम है उसका, ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। तो ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, इसके क्या प्रोविज़न है ये बताना है, और उसके क्या लिमिटेशंस भी है। बताइए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। अगर आप बोल रहे हैं WHO के मतलब कुछ नॉलेज नहीं है, तो WHO के बारे में पहले आप बता दीजिए। हाँ तो क्या नॉलेज है बताइए, ये तो पता होना चाहिए। एक जो उसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसीलिए मैं बोला था कि भाई वो वीडियो देख के इंटरेस्टिंग वाला। अब मजाक समझते हैं वो, भाई आपके UPSC में डाट पूछेगा, वो आपके BPSC में डाट पूछेगा कि इसका डॉक्टर कहाँ है, इसका क्या है भाई, उसमें सब चीज़ मैंने बताया है। देखिए आप मुझसे कोई पूछिए, मेरे को हर पे से याद है। WHO जो है ना, ये 1948 में बना था, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और ये यूनाइटेड नेशन का सब्सिडियरी ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, ध्यान रखना है, सब्सिडियरी ऑर्गन है। ये मैंने वीडियो में बताया है, बस हो गया, काम खत्म। ना टाइम खत्म होगा ना कुछ खत्म होगा। अब बताइए कि क्या प्रोविजन है GPT के, ग्लोबल पेंडेमिक फंड के, जो लिया गया है किसके द्वारा, WHO के द्वारा। तो वही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, पेंडेमिक फंड बनाया होगा, है ना, डिसीज़ को स्प्रेड होने से पहले ही बचाना है, जैसे चाइना नहीं किया था, है ना, पैथोजन सेफ्टी करना है, ये सब बेसिक, ये तो बेसिक है। हाँ, प्री प्लानिंग करना है, पहले से ही तैयार रहना है, इंटरनेशनल फंड इस्टेब्लिश करना है। हाँ ये तो जनरल पॉइंट है भाई, ये तो कॉलेज के आंसर हो जाएगा। हाँ लिमिटेशंस क्या होगा, वही नॉन बाइंडिंग,
रिसोर्स कंस्टेंट भी लिख दिया मैंने। नॉन बाइंडिंग रिसोर्स कंस्टेंट्स, एवरी कंट्री हैज ओन इंटरेस्ट, एवरी कंट्री हैज ओन इंटरेस्ट, डाटा एक्सेसिबिलिटी, ये सब लाइक ऑफ बाइंडिंग, लाइक ऑफ रेगुलेशंस, ये सब पॉइंट नहीं है, नॉर्मल है, ये सब लिखना आना चाहिए। बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक। वे फॉरवर्ड में बाइंडिंग लाओ, पहली बात इसको बाइंडिंग लाओ, है ना, और उसमें एनजीओ को इन्वॉल्व करो, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। ये मैंने भी डाल दिया इसमें, पीपीपी वाला हमें सब बताते हैं तो उसमें पीपीपी मॉडल इसमें भी पड़ गया। क्यों नहीं डाल सकते हैं पीपीपी मॉडल। पीपीपी मतलब यहाँ पे एनजीओ को इंक्लूड करो, सिविल सोसाइटी को इंक्लूड करो, ये डाल सकते हैं। इससे क्या थोड़ा सा इंक्लूसिवनेस ज़्यादा आएगा। डीपोलिटिसाइजेशन भी डाल दिया कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट। हाँ, कंक्लूजन बताइए। ये मैंने लिख दिया है कि इट कैन ओनली बी इफेक्टिव इफ कंसर्न्स कैन बी सॉल्व्ड एंड सच डीजी कैन बी अचीव्ड। थर्ड सच डीजी है ना हेल्थ वाला, हंगर हेल्थ। हाँ ठीक है, जानते क्या है, जनरल हो गया। ठीक है, मतलब जानते क्या, लेकिन क्या है, मैं बताता हूँ, जानते क्या है, मैं हमेशा एक चीज़ फॉलो करता हूँ, मैं अपने एक पेपर में एक क्वेश्चन में ज़रूर लिख देता हूँ। जब कोई पॉलिसी से चीज़ आए ना तो मैं लिख देता हूँ कि देखिए इंटेंशन अच्छा है इस चीज़ को लाने का, लेकिन अब डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे कि कंट्री कैसे इसको इम्प्लीमेंट करती है यार। लेकिन हर क्वेश्चन इसको अप्लाई मत करना, जैसे एक पेपर में एक क्वेश्चन अप्लाई कर देना, हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन पॉलिसी स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी स्पेसिफिक है। तो ये ध्यान रखिए, तो ये अच्छा अप्रोच है, ये उन्होंने बताया है जो मीटिंग में, इस चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। जो बता रहा हूँ भाई ना, कोई टीचर भी नहीं बताएगा, कम टाइम में इतनी चीज़ बता रहा हूँ, वो 2 घंटे के लेता है जो मीटिंग इसको बताने के लिए, मैं आपको 10-15 मिनट के अंदर पूरी बता रहा हूँ। सोचिए, आज ये वीडियो बार-बार देखूंगा इसको। हाँ भाई, वो खुद मेरा टाइम चला जाता है, सोचते जल्दी बताया यार, 2 घंटे ले लेता है इसको बताने के लिए। हाँ, लेकिन क्या करें। 6 नंबर देखिए, PYQ रिपीट कर दिया आपको हमने। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके 3 पार्ट हैं। क्लीन एनर्जी आज क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसके बारे में लिखना है। फिर इंडिया अपनी पॉलिसी को चेंज कैसे कर रहा है, क्या चेंज आया, ये लिखना है एग्जाम्पल के साथ ऐसे। फिर आपको ये भी लिखना है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या इम्प्लीकेशंस लिखना इन कंटेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स है। तो 3 पार्ट है। बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन बताइए। तो उसमें वही वाला जो उसमें इंट्रो लिखा था वही लिख दूंगा इसके लिए कि देखिए इंडिया जो एनर्जी सिक्योरिटी जो है ना, देखिए इंडिया का जो प्लान है ना एनर्जी सिक्योरिटी से चेंज हो गया, किसमें, ग्लोबल लीडर क्लाइमेट चेंज की तरफ है। पहले इंडिया का पता था कि हमारा एनर्जी सिक्योरिटी बढ़े, अब तो इंडिया हाँ मैं लीडर हूँ क्लाइमेट चेंज का। मोदी क्या बोलते हैं, मैं लीडर हूँ, तो ये मैं लिख दूँ कैसे बड़ा है। आप जैसे लिखे ना वैसे ही। क्लीन एनर्जी में भारत को आत्मनिर्भर बनने की भी तो जरूरत इसके आधार पे है। हाँ, मैंने लिख दिया ट्रेडिशनल एनर्जी यूटिलाइजर टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोटर। पॉलिसी इसका बॉडी पार्ट भी बोल दो। अरे सही है, ठीक है, मतलब ठीक है, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए रीजन क्यों चेंज हो रहा है, मतलब कि क्लाइमेट चेंज का ऑर्डर, तो क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ रहा है। देख लीजिए भाई, अभी यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट दिया भाई ना कि ये 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा टेम्परेचर, 2.5 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा अपने एशिया में भी बढ़ रहा है। और एक हीट वेव कितना बढ़ रहा है भाई, हेल्थ सेफ्टी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब 2-3 रीजन है जो क्लाइमेट चेंज का ऑर्डर चेंज हो रहा है। मैंने ये लिख दिया। फ्लो चार्ट्स लिखना है, लेकिन हिडन डिमांड हमेशा फ्लो चार्ट्स लिखना है, ध्यान रखिए। फ्लो चार्ट आप कहाँ बनाए हैं, ये आपका आंसर है? नहीं, इसमें मैंने पैराग्राफ लिख दिया था, लेकिन जो है ना ये मुझे भूल गया था एक्चुअली, सर ने बताया कि उसको फ्लो चार्ट्स लिख दिया। हिडन डिमांड ऑलवेज विद फ्लो चार्ट्स, ऑलवेज विद 3 पॉइंट लिखना, ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट। फिर लिखिए, ये देख लिखिए कि कैसे चेंज हुआ है। तो पहले इंडिया का है ना डिफेंसिव, कि ज़्यादा था मीटिंग में, चुपचाप पीछे बैठ जाता था। मोदी आए बोलते नहीं भाई लीडर हूँ मैं सबसे आगे बैठूंगा, मैं स्वीडन के पास बैठूंगा, स्वीडन के पास। मोदी बोलते हैं मैं स्वीडन के पास बैठूंगा, किसी एक ग्रुप का नहीं। तो मतलब कि पहले जो है ना वो CBDR से कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटी कहाँ लिया गया था बताइए, कौन से कॉप मीटिंग में? पेरिस, तो क्योटो, है ना, क्योटो क्योटो में। प्रीलिम्स है ये, पूछी तो पूछेगा PPCS है भाई। आप लोग फैट स्ट्रॉन्ग कीजिए यार। अरे मिस हो गया वो, INDC पेरिस में। हाँ, पेरिस में आया हाँ, था। वही हाँ, तो ये हो गया। तो ऐसा लिखिए ना कि डिफेंसिव का था CBDR और लीडरशिप पंचमृत, ये ऐसे एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। फिर लिखिए कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया कैसे ले रहा है। एक्शन देखिए, सोलर अलायंस लिया, इंडियन सोलर अलायंस, CDRI
कोलिजन पर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। इसमें तो अभी तो लिख सकते ग्लासगो हैं, जैसे ग्लासगो में लिया था जो मीटिंग। नेशनल जो एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज हाँ 2008। हाँ बराबर ले सकते हैं। point। नहीं तो ये आ जाएगा डोमेस्टिक वाले में ना। मैं डोमेस्टिक अलग से बना, देखिए ना, नेशनल सोलर मिशन, PM कुसुम स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, ये डोमेस्टिक अलग से भाई, इसको कैटेगराइज कीजिए। हाँ ये हो गया। फिर मैंने लिखा है कि जियो इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो देखिए इससे जानते क्या होगा कि एनर्जी डिपेंडेंसी घटेगी इंडिया की। भाई अगर इंडिया लीडर बन रहा है तो इससे इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी, इससे एनर्जी डिपेंडेंसी बढ़ेगी दूसरे कंट्री पे, है ना। और इससे इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बढ़ेगा ना, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, ये सब उसका जो पॉलिटिक्स इम्प्लीकेशन बढ़ जाएगा। बस लिख दीजिए। फिर लिख दिए कंक्लूजन, सिंपल सी बात है। अरे क्या लेंगे कंक्लूजन, बताइए बताइए। अगर भारत को 2070 तक नेट जीरो इमिशन को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए तो हमको भारत को बस थोड़ी, ये वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो तभी तो भारत के कॉन्टेंस में पूछा है ना। लेकिन क्या ज़्यादा फोकस जानते क्या, लीडरशिप पे है। लीडरशिप पे ज़्यादा फोकस ये है। वो इशू पे मत जाइए, लीडरशिप पे जाइए कि मतलब इंडिया क्या क्या बड़े स्टेप लिया। अब ऐसा लिख देंगे क्या है ना कि इंडिया जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह इमर्ज हो रहा है, बट क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, नीड्स ग्लोबल सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा लिखते हूँ मैं। हाँ नहीं, क्वेश्चन का फोकस समझा करें यहाँ पे, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द emphasis of soft power and diaspora diplomacy has significantly increased in India's foreign policy in the last decades. Discuss how these tools are being leveraged to enhance India's global influence and cultural outreach. सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में सॉफ्ट पावर और डायस्पोरा दो चीज़ जो है ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं इसमें। सॉफ्ट पावर भी और डायस्पोरा भी, है ना, ये कर रहा है ना। दूसरे से तो हाँ तो इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे ग्लोबल इमेज पे ये बताना है बेसिकली। कल्चरल बारे में भी तू पूछा है, कल्चरल। हाँ तो वही कि इंडिया की ग्लोबल इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बेसिकली ये पूछ रहा है। हाँ तो अब बताइए जो है ना, इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन बताइए। सॉफ्ट पावर और डायस्पोरा को डिफाइन करते हैं। हाँ मैंने लिख दिया है कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन फोकसिंग ऑन वसुधैव कुटुंबकम सिंस द एंशिएंट टाइम एंड नाउ सॉफ्ट पावर एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी हैज बिकम द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सिंपल से। अब बताइए कि सॉफ्ट पावर का इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। फर्स्ट पार्ट है तो पहले कल्चरल डिप्लोमेसी, योगा, फिल्म, पठान मूवी देखी जा रही भाई पूरे वर्ल्ड में, और वसुधैव कुटुंबकम ये हो गया। आप देखिए सॉफ्ट पावर में दूसरा एंगल रिलीजियस में बुद्धा, जापान, श्रीलंका फैला हुआ है ना। फिर एजुकेशन में आपको पता है कि जो फॉरेन के होते हैं स्टूडेंट ना, इंडिया उनको भी स्कॉलरशिप दे रहा है, IIT मद्रास में दिया है। फिर दीजिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कोविड-19 के टाइम में इंडिया ने क्या लॉन्च किया था ऑपरेशन, बताइए। ये जो वैक्सीन का ऑपरेशन नहीं, वो तो वैक्सीन मैत्री है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया था लोगों को बचाने के लिए जो फंसे थे। क्या नाम था उसका? ऑपरेशन गंगा। हाँ ये गंगा मिशन, ये फिल्म से पूछ सकता है कि कौन सी किसके लिए लॉन्च किया गया था। ये थोड़ा सा यार उनको साइड बोले तो लास्ट क्वेश्चन है। हाँ पॉलिटिकल देखिए पॉलिटिकल में क्या आ जाएगा, थोड़ा उधर चले जाओ यार। पॉलिटिकल में देखिए क्या आ जाएगा, देखिए कमला हैरिस भाई लीडरशिप है। एक क्या नाम था उसका, यूके वाले का, ऋषि सुनक। हाँ उसको दिए कि भाई, है ना। फिर लिखिए उसमें रेमिटेंस आ रहा है। टेक्नोलॉजी में सुंदर पिचाई सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, है ना। सत्या नडेला। अच्छा वंदे भारत मिशन इंडिया लॉन्च किया था, वंदे भारत मिशन कोविड-19 के टाइम में। हाँ ये भी तो ध्यान रखिए। देखिए कैसे देखिए फैक्ट आप यूज कर सकते हैं, देखिए यही तो स्मार्ट तरीका है, ये ले सकते हैं। फिर देखिए इशू भी तो कुछ होगा भाई, क्या कि भाई इंडिया का डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाता है भाई। जैसे कनाडा को लेकर के खालिस्तान की डिमांड आया था, इशू ना खालिस्तान वाला। हाँ कनाडा को लेकर इसमें पॉइंट बहुत अच्छा है भाई। डायस्पोरा का एक वो है लिखा था। चलिए कंक्लूजन, ये तो हमारा हित प्रभावित हो रहा है ना। नहीं तो पहले मैंने बताया कि प्रॉफिट का इंडेक्स सॉफ्ट पावर में, डायस्पोरा में। फिर लिख रहा हूँ कि इसके इशू भी है। अब लास्ट में लिखो कंक्लूजन। इशू में लिख सकते हैं जो कनाडा में खालिस्तान का संघर्ष होता है। हाँ ये लिख सकते हैं। कंक्लूजन बताइए। इशू लिखें तो वे फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे क्या? लिख दीजिए वही जो इशू है वो लिख दीजिए वे फॉरवर्ड में।
ब्रिजिंग ट्रस्ट हाँ इसमें आगे की Conclusion राह क्या हो बताइए। सकती है, अभी तो 1-2 पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। हाँ इनका है कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं, कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं ना, ये क्या है कि जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है और जो डायस्पोरा डिप्लोमेसी है ना, ये इंडिया के ग्लोबल इमेज और स्ट्रेटजिक सपोर्ट दोनों को बढ़ा रहा है, राइट। लेकिन जो कंसर्निंग इशू है ना, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि ये सस्टेन रहे लॉन्ग टर्म के लिए, बस सिंपल सी है। तो देखिए क्या है ना, इस से हम लोगों ने पूरा क्या है इसको डिस्कस कर लिया है।